हेलो, हेलो, बोला ना आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? चार फोन कॉल्स और मर्डर। अरे भैया, ये जनक एंटरप्राइजेस कहाँ है? आपकी दुकान का लैंडमार्क है इसमें। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। एक फोन कैसे किसी की जान ले सकता है? ये इन्वेस्टर ना मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। यार आज के टाइम पे फोन कौन यूज नहीं करता? उसे हर बात मेल पे करनी होती है। अगर अपनी बुटीक के लिए मुझे उससे पैसे नहीं लेने होते ना तो मैं उसका टेंट्रम झेलती नहीं। मम्मा, यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है, चलो ना घर। बेटा मम्मा को मीटिंग करनी है ना, मीटिंग के बाद घर चलेंगे। हाँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या बात है लीना जी, आप तो टाइम से पहले आ गई। क्यों मजाक कर रहे हैं? आप लेट आए हैं। लेकिन मैंने दूसरा मेल भी किया था, उसमें 3:30 बजे का टाइम लिखा था। ओह आई एम सॉरी, मैंने चेक ही नहीं किया। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ, आप फोन क्यों नहीं यूज करते हो? एक्चुअल क्या है कि मेरा राहु भारिया और मेरे एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि फोन को टच करना मेरे लिए हार्मफुल है। आप एस्ट्रोलॉजी पर इतना बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, तभी मैं अपने एस्ट्रोलॉजर की बात मानकर ही आपके बुटीक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि हमें बुटीक का नाम चेंज करना होगा। एक्चुअली आशी मेरी बेटी का नाम है, तो उसी के नाम पे मैंने इस बुटीक का नाम सोचा था। अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए बस। अच्छा आप सुनिए देखिए मेरी। रीना जी, हमारी डील यहीं पर खत्म। अच्छा ठीक है। आप आपके हस्बैंड का बिजनेस भी काफी अच्छा है, फंडिंग तो वो भी कर सकता है, तो आप ऐसे बाहर इन्वेस्टर्स क्यों ढूंढ रही है? दीदी ये आइडिया तो मुझे भी आ सकता है ना कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे ले लूं, पर मुझे उनसे पैसे नहीं लेने, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। ध्यान से ना, उसके पैर पे कांच लग गई। ये सब किसने किया है? रीना, तुम्हारा ना अकेलापन देखकर कोई भी फायदा उठा लेता है। तुमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्या मतलब? देखो लीना, मेरे पापा ना मुझे दुकान में बिठाना चाहते हैं और मैं करना चाहता हूँ बिजनेस। तुम मुझे अपना पार्टनर बना दो। अच्छा हाँ, प्रोटेक्ट भी करूंगा। मेरे घर की तोड़फोड़ करके अब तू मसीहा बनने चला है। देखिए एक पुलिस कंप्लेन करूंगी ना, सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी तेरी, समझा? चल निकल यहाँ से। तुझे पता है ना इसकी तो जुबान और दिमाग दोनों खराब। अरे क्यों पंगा लेती है इससे? दिमाग खराब है इसका, दिमाग खराब है। देखो मेरे घर की क्या हालत कर दी है इसने। देव, ये सब तूने किया? अरे मैंने थोड़ी किया ये, और तुम मुझे मत बदलो। तूने मेरी इंसल्ट की है ना, अब तो देख सिल्ली से हाल करूंगा तेरा मैं। धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा हूँ। देखो, और कह रहे दिमाग से पैदल आइए। देख ली ना, उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अगर तू उसकी कंप्लेंट कर देगी तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा। आशी बेटा बहुत हो गया गेम, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। चलो मम्मा प्लीज। सुबह स्कूल भी जाना है ना। लेट्स गो चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। अब फुर्सत मिली है तुम्हें? हाँ मैं थोड़ा बिजी था। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, घर पर किसी ने तोड़ फोड़ की है। तुम्हें किसने बताया? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैंने सेटल कर लिया हरीश, अब सब ठीक है।
क्या सेटल कर लिया? पुलिस को कंप्लेन किया या नहीं? पुलिस में कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? फालतू में मैटर बढ़ जाएगा। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो हम तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होने वाले हैं। बस एक बार नोएडा वाला बुटीक ओपन हो जाए। और हाँ यार, तुम लोग जल्दी आ जाओ, तुम्हारे हाथ के खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ खाना मिस करते हो? हाँ नहीं नहीं, तुम दोनों को भी बहुत मिस करता हूँ। अच्छा एक सेकंड लीना, एक फोन आ रहा है, ठीक है मैं करता हूँ तुम्हें फोन। बाय। हेलो। हाय सिमी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। भाव मत खा सिमी, भाव बता अपना। दिमाग खराब है तेरा? बोला ना रॉन्ग नंबर। इडियट। क्या हुआ? आई डोंट नो। हेलो। हेलो रेखा, मिल रही हो ना आज रात को? क्या? मेरी जान, होटल ब्लू स्टार में रूम बुक कर दिया मैंने। तूने फिर से कॉल किया? बोला ना जहां है वहीं आके मारूंगी, समझा? आइंदा फोन मत करियो मुझे। क्या हुआ मैम, कौन परेशान कर रहा है? आई डोंट नो, अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे और कुछ भी बकवास कर रहे हैं। अगेन अननोन नंबर। हेलो। हेलो हरीश सर, मैं निधि बोल रही हूँ। लीना मैम आपके साथ है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? लीना मेरे साथ कैसे होगी? मैं तो नोएडा में हूँ। एक्चुअली सर, कल रात को लीना मैम आशी को लेकर मेरे घर आई थी एंड लीना मैम आप यहाँ? मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो? हेलो सागर भाई, आपके घर का डोरबेल खराब है क्या? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। आप मेरे घर के बाहर हैं क्या? अरे भाई, आपने ही तो बुलाया था घर देखने के लिए। आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। सॉरी कमलेश जी, वो वेट करना पड़ा, मैं बुलाता हूँ। अरे आप घर पे हैं? मुझे लगा कोई नहीं है। अब मालती, ये कमलेश जी हैं ब्रोकर, घर बेचने की बात उनसे ही चल रही है। नमस्ते। आइए मैं घर। हाँ, अरे मालती, चाय बना लो। आइए। अरे चाय अभी नहीं पियेंगे, रहने दीजिए। तो सागर भाई क्या डिमांड है, कुछ सोचा है आपने? मार्केट के हिसाब से 50 लाख तो होना ही चाहिए। सागर भाई वो बात नहीं रही, मार्केट में बहुत डाउन है। 50 लाख कोई नहीं देगा आपके घर का। बहुत ट्राई करूंगा 35 लाख तक। आप बताइए, मगर अगर पार्टी लाया तो थोड़ा कम कर लेंगे ना? हाँ, आप पार्टी लाइए, देखते हैं कुछ। हाँ सोचिएगा। ठीक है भाभी जी, फिर कभी चाय पीने आएंगे। हाँ चलिए। देखिए आप। हाँ एक कुछ। सुनिए, घर बेचे बिना कुछ हो नहीं सकता क्या? नहीं मालती, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पीयूष के इलाज में कम से कम 20 लाख रुपए तो लगना ही है। घर बेचना पड़ेगा। मुझे ब्रोकर ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? ये वही है जो मार्केट में मुझे घूरता रहता है। इसे दरवाजे पर देख के मैं बहुत घबरा गई थी। तो आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि लीना कल रात से कहाँ है? नहीं सर, उन्होंने बस कहा था कि उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग है। मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो? हरीश, तुम्हारी आखिरी बार लीना से कब बात हुई थी? कल शाम को। लीना मुझे थोड़ी टेंशन में लग रही थी सर। लीना, मैंने आशी के लिए स्कूल भी फाइनल कर लिया नोएडा में। अब तुम लोग फटाफट आ जाओ। अरे मैंने इतनी अच्छी खबर इतना एक्साइटेड होकर के सुनाया, मुझे लगा तुम भी एक्साइटेड होगी, लेकिन तुम तो सिर्फ क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेडिसिन ले लो और आराम करो।
हम लोग बाद में बात करते हैं, ओके? फिर मैंने वापस रात को लीना को कॉल किया, लीना ने कॉल नहीं उठाया, मुझे लगा शायद सो रही होगी। फिर अगली सुबह निधि का कॉल आया और इसने मुझे बताया कि लीना रात से गायब है। आप लोगों को किसी पे कोई शक? सर कुछ दिन पहले हमारे घर पे तोड़ फोड़ हुई थी, उसमें हमारे पड़ोसी के लड़के देव का हाथ था सर। तो फिर आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? सर मैं यहाँ था नहीं, और देव के फादर ने आकर के लीना से माफी मांगी। लीना ने मैटर को इग्नोर कर दिया। सर उसके बाद ही उन्हें कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल करके हरास भी कर रहा था। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। बोला ना जहां है वहीं आके मारूंगी। लीना मैम ने वो भी इग्नोर कर दिया। इनको हैरिस कौन कर सकता है? नो आइडिया सर। सुमित, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करो। जी सर। और ये देव कहाँ रहता है? सर यही बगल वाले घर में रहता है। सर लीना को कोई गलतफहमी हो गई थी सर, मेरे बेटे ने उसके घर पर कोई तोड़फोड़ नहीं की। हाँ सर, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, किसी और ने की थी, मैंने देखा था। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है सर। लीना को शक था इस पे। बड़ा हीरो बन रहा है साहब। ये आदमी ठीक नहीं है, इसकी बीवी से खुद परेशान थी। अपना घर संभाल मैंने। तू क्या बकवास कर रहा है तू? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया सर। देखो तुम दोनों बिना हमें पूछे ये शहर छोड़कर मत जा, तुम दोनों पर नजर है हमारी। सर शादनगर पुलिस को आज सुबह ब्रिज के नीचे एक लाश मिली थी और कांस्टेबल यादव ने बताया कि वो लाश लीना के वजह से काफी मैच्योर हुई। क्या हो गया लीना? सर लोकल पुलिस के मुताबिक लीना की बॉडी पर चाकू से कई वार किए गए। रेप की कोई साइन नहीं सर, लेकिन लीना के लाश के पास उसका फोन मिला था जो कि पूरी तरीके से डैमेज्ड है। हेलो मालती जी नमस्कार, मैं ब्रोकर कमलेश आपके घर के बाहर ही खड़ा था। देखिए आप मेरे पति से बात कीजिए, यहाँ के मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका बायर मिल गया ना? क्या? अरे मेरा मतलब है कि आपके घर का बायर मिल गया है। जरा दरवाजा खोलिए ना, बायर को घर दिखा देते हैं, फिर को बाकी की बातें आपके पति से कर लेंगे। देखिए मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, आप उन्हें कॉल करके आना, और मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये लीना का सीडीआर है। इसके मुताबिक हत्या हुई रात 11 बजे लीना का फोन साईनगर में स्विच ऑफ हुआ और निधि ने बताया था कि लीना ने रात 9 बजे उसकी बेटी को उसके वहां ड्रॉप किया और फिर वो किसी मीटिंग के लिए गई थी और रात 11 बजे उसका फोन साईनगर के पास बंद होता है। तो वहां पर क्या वो किसी को मिलने गई होगी? सर ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है, लेकिन लीना को लास्ट कॉल उसके हस्बैंड ने किया था रात 11 बजे। ये देखिए हरीश ने? लेकिन हरीश ने तो कहा था कि लीना ने उसका फोन नहीं उठाया था। सर सीडीआर में ऐसा नहीं है, लीना ने फोन उठाया था, 5 सेकंड की कॉल थी। इसका मतलब है हरीश हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये हरीश की कुंडली निकालो। नहीं रोते नहीं मेरे बच्चे। आप झूठ बोल रहे हो, मम्मा मुझसे इतने दिन दूर रह ही नहीं सकती। और निधि कह रही थी कि लीना को कोई अलग अलग नंबर से कॉल करके परेशान कर रहा है। उन नंबर्स का कुछ पता चला? सर लीना के सीडीआर में तो कई नंबर्स हैं, मैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, लेकिन सर लीना के मर्डर से पहले उसके हस्बैंड ने कॉल किया था और उससे भी पहले 2 और फोन कॉल्स आए थे लीना को। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? कौन है ये दोनों जिन्होंने लीना को कॉल्स किए? हेलो, अरे जब मैं एक बार फोन काट रहा हूँ तो फिर बार बार। मालूम है ना मुझसे वेट नहीं होता, लेकिन मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मुझे पैसे चाहिए अभी। मैं भोपाल में, मेरे आने तक का वेट करो। फिर वेट? एक काम करता हूँ ना, मैं ही भोपाल आ जाता हूँ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे मेरी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो तुम, ठीक है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे मिल जाएंगे, ओके?
मेरा ट्रीटमेंट कब खत्म होगा पापा? मुझे नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलना है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर खूब खेलना। अभी डॉक्टर साहब ने मना किया है ना, तो रेस्ट करो। अभी आते हैं पापा। हैं डॉक्टर ने क्या कहा? वही कहा जो हमेशा कहते हैं, अब इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवाओ। हाँ कमलेश जी, अभी आपको ही याद कर रहा था मैं। एक बात बताइए, जब आपको घर बेचना ही नहीं था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? क्या बोल रहे हैं कमलेश भाई? पता नहीं है आपको? एक लेनदार को लेके आपके घर गया था, पूछिए आपकी बीवी से। उन्होंने दरवाजा तो खोला नहीं, मेरी इंसल्ट की वो अलग। वो पार्टी तो गई, पूरे 35 लाख रुपए देने के लिए रेडी थी। कमलेश भाई 35 में ही बेचूंगा क्या मैं बस? अरे सागर भाई, सपनों की दुनिया में जी रहे हो क्या आप? 35 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा आपके घर का। ठीक है, तो आप रहने दीजिए, मैं किसी और ब्रोकर से बात कर लेता हूँ। क्या बोले? कोई और ब्रोकर? मेरे छोड़े हुए सौदे पे ना कोई दूसरा ब्रोकर हाथ भी नहीं डालता है। तो समझता क्या आपने आपको? तमीज से बात करिए आप। मुझे तमीज सिखाएगा तू? हाँ, अब तो तू घर बेच के दिखा। हरीश, लीना के फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारे नंबर से हुई थी, फिर हमसे झूठ क्यों कहा कि बात नहीं हुई थी? झूठ? ये क्या बोल रहे हैं आप? सुमित, ये लीना की कॉल रिकॉर्ड, ये साफ बता रहा है कि लीना ने तुम्हारा कॉल उठाया था। 5 सेकंड में क्या बात होती है सर? हो सकता है गलती से लग गया हो और उसने पिक कर लिया। उस दिन तूने लीना को फोन किया था, उससे पहले 3 और लोगों का फोन आया था। हेलो, बोला ना आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ पर हो? ये पुरुषोत्तम, ये अजमल और ये सुनी, इनमें से किसी को जानता है? सर ये पुरुषोत्तम है, ये हमारा लैंडलॉर्ड है और कुछ दिन पहले ये लीना को फोर्स कर रहा था घर खाली करने के लिए। सर, मैंने लीना शर्मा से सिर्फ अपना घर खाली करने के लिए कहा था। देखो लीना, मेरा घर है, मैं कभी भी खाली करवा सकता हूँ। पुरुषोत्तम जी, ऊंची आवाज करने से एग्रीमेंट बदलने जाएगा। वैसे भी एग्रीमेंट में 3 महीने बाकी हैं और 3 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट होने वाली हूँ। मुझे मेरा घर 15 दिन में खाली चाहिए। ये क्या क्या चल रहा है पुरुषोत्तम जी? ये कह रहे 15 दिन में घर खाली करो। करना ही पड़ेगा। पहले मैं घर खाली नहीं करने वाली, 3 महीने के बाद ही खाली करूंगी। पुरुषोत्तम दीक्षित, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, और इस कॉल रिकॉर्ड से सोनू सिंह का नंबर मिला है और उसी से तूने लीना का मर्डर करवाया ना? नहीं नहीं सर, लीना के मर्डर के बाद से ही सोनू गायब है। देख सच बोल, वरना उल्टा करके तोड़ूंगा। सर मैंने मर्डर नहीं करवाया है। मैंने सोनू को लीना के घर पर पत्थर वगैरह फेंकने के लिए कहा था ताकि वो डर जाए और घर खाली कर दे। और जब वो डरी नहीं तो उसे बुरी तरह से मरवा दिया। नहीं सर, मैंने सोनू को मर्डर करने के लिए नहीं कहा। सोनू कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। जब तक ये सच नहीं बोलता तब तक इसे यहाँ बिठा कर रखो। लीना के सीडीआर में हमें इनके नंबर्स मिले हैं। पॉसिबल है कि इनमें से कोई लीना को फोन करके परेशान कर रहा था। तुम्हें इनमें से किसी पर डाउट है? सर, इसे मैंने लीना मैम के घर के बाहर बहुत बार देखा है। कौन है ये? और लीना इसको कैसे जानती थी? आई डोंट थिंक कि लीना मैम इसे जानती थी। आई मीन दिखने से रोड छाप लग रहा है। शायद लीना मैम को बस नहीं जानता। नहीं जानता तो उसके घर के आसपास मंडराता क्यों था? उसको इतने सारे कॉल्स क्यों करता था? जिस शाम को लीना का मर्डर हुआ उस शाम को भी तूने उसको फोन किया था। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। 876। सर ये लीना का नंबर नहीं है, ये तो रेखा का नंबर है। रेखा? हाँ सर, मेरे दोस्त ने मुझे ये रेखा का नंबर दिया था और उसका एड्रेस भी, और बोला था वो। क्या नया झूठ सोच रहा है? नहीं सर, वो उसने बोला था मुझे कि वो चालू आइटम है। कौन दोस्त? आप फोन क्यों नहीं यूज करते हो? एक्चुअल क्या है कि मेरा राहुल भारिया और मेरे एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि फोन को टच करना मेरे लिए हार्मफुल है। हेलो जी बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पापा, मैंने ना एक सपना देखा। अच्छा, क्या देखा बेटा? मैंने सपने में देखा
कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया और आप मुझे अपने कंधे पे बैठा के सेलिब्रेट कर रहे हो। मेरे फ्रेंड्स, नेबर्स सब मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। लेकिन पापा, अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। क्या बोल रहे बेटा? ऐसा नहीं बोलते। मेरे सपने में ऐसा ही हुआ। जब सब मेरे लिए चीयर कर रहे थे तो मुझे अटैक आया और मैं ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे घर बेचना पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा। तुम्हें नेशनल टीम के लिए खेलना है। तुम्हें देश के लिए अपने पेरेंट्स का नाम रोशन। सर, ये सोनू नाम का गुंडा जिसका नंबर हमें पुरुषोत्तम के सीडीआर में मिला था, इसे आगरा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर इसका कहना है कि लीना के मर्डर से पहले ही ये आगरा में ही था। ये पुरुषोत्तम और या सोनू, हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। और वो देव और उसका बाप, उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन सर अजमल ने अपने जिस दोस्त का नाम बताया था वो ये है, सुनील। इसके बारे में पता करवा रहा हूँ। और लीना के पास जो फोन मिला था उसका डेटा रिकवर हुआ? हो रहा है सर। आशी, आशी देखो, तंग मत करो मम्मा को। आशी, मैं पिटाई करूंगी आपकी। आशी, आशी, मम्मा, आपको चोट लगी? पकड़ लिया। आप खाना क्यों नहीं खा रहे आशी बेटा? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आशी बेटा देखो, मेरी आंटी ने बोला था कि आप झूठ बोल रहे हो। आई नो बेटा, आई नो। देखो, मेरी आंटी की तरह ना पापा भी आपसे सब सच बोलना चाहते हैं। सच ये है बेटा कि मम्मा कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्यों मम्मा वापस नहीं आएगी? क्योंकि मम्मा भगवान के घर चली गई। क्यों भगवान ने अपने घर मम्मा को बुला लिया? ये हरीश ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया है। ना पैसा दे रहा है, ना मुलाकात। इसकी तो ये अजमल, यही वो सुनील है ना जिसने तुझे लीना का नंबर और एड्रेस दिया था? हाँ सर। तूने लीना की सुपारी अजमल को यह कहकर दी कि वो रेखा है? नहीं सर, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। मैंने भी कोई सुपारी नहीं दी सर। लेकिन मुझे तो फंसा दिया ना, ये कह के वो रेखा है, पर सर तो कह रहे कि वो लीना है। लीना? सर उसने तो मुझे सिमी कहा था। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? सर बता दो सर, दरअसल वो नंबर मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था सर। ये क्या करके ये उसके आइटम का नंबर है सिमी का। कौन है वो? बोलो। हाँ भैया, भैया वो 4 लाख आ गए मेरे अकाउंट में। हाँ, अब क्या करना है भैया? देव सिंह, तो ये दोनों तेरे पंटर हैं। तूने इन दोनों से लीना का मर्डर करवाया या फिर तुम तीनों ने मिलकर लीना का मर्डर किया? सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं तो बस लीना को मजा चखाना चाहता था। सर, लीना ने मेरी इंसल्ट की थी तो मैंने उसको परेशान करने के लिए इन दोनों को उसका नंबर देकर इनका टी काट दिया। क्या टी? क्या टी काट दिया? सर, टी नहीं, सी। इसकी जुबान खराब है, ये सी को टी बोलता है। इसने तुम्हारा सी काट दिया या तुम तीनों ने मिलकर लीना को काट दिया? सर, गीता पे हाथ रखवा लो, मजाक कर सकता हूँ, मर्डर नहीं। सुमित,
अगर ये तीनों सच नहीं उगलते हैं तो इनका टी और सी क्या, A to Z सब काट डालो। ये क्या देख रहे हैं? मेरी पॉलिसी है 1 करोड़ की। मतलब? भैया 4 लाख आ गया। मैंने सपने में देखा कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया और आप मुझे अपने कंधे पे बैठा के सेलिब्रेट कर रहे हो। सर हमने हरीश के बारे में पता किया। उसने 1 साल पहले नोएडा में एक शू फैक्ट्री खोली और वहीं किराए के मकान में रहता है। और ये लीना यहाँ भोपाल में रेंट पर रहती थी। सुनिए, ये मियाँ बीवी के अलग रहने की कोई और वजह तो नहीं थी? सर हरीश का कहना है कि अपना बिजनेस सेट करने के बाद लीना को अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन ये हरीश तो नोएडा में अलग ही रनरिया मना रहा था। मतलब अफेयर था उसका? आपको कोई राइट नहीं है हमें इस तरीके से परेशान करने का, लेकिन हमारे पास राइट है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं ये तो... राइट या रॉन्ग की बात तुम्हारी बीवी को की थी? वो जानती थी तुम दोनों के बारे में? नहीं, मैंने उसे कभी पता ही नहीं चलने दिया। पता चलने नहीं दिया या फिर उसने पता लगा लिया? तुम दोनों का झगड़ा हुआ और तुमने इस वरुण के लिए उसको मरवा दिया? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं अपनी बीवी लीना से भी प्यार करता था, मेरी बेटी है। तू लीना से प्यार करता था, लेकिन ये वरुण, तुझे तो लीना से जेलसी होगी ना? मुझे इससे कोई इशू नहीं था, मैं तो बस इसका पेड पार्टनर था। पेड पार्टनर? हाँ, ये मुझे पैसे देता था। आई एम हिज चॉइस। मुझे इसके मैरिड लाइफ से कोई मतलब नहीं था। नहीं सागर, मैं ये नहीं कर सकती। मालती, मैं मर जाऊंगा तो 1 करोड़ मिलेंगे पॉलिसी के। मैं तो नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कर सकती। अरे क्यों मुझे फेस करने से डर रही है मालती? देख, एक मैं ही हूँ जो तेरे बेटे के इलाज के लिए ना पैसों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। औने पौने दाम में हमारा घर बिकवा के हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो तुम? अरे घर बेचने की क्या जरूरत है? कितने चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए ना? मैं बंदोबस्त करता हूँ ना। देख, अगर मैं तेरा ब्रोकर बन जाऊं ना तो तुरंत इंतजाम हो सकता है। अरे एक से बढ़कर एक क्लाइंट है मेरे पास, तो तेरे साथ सोने के लिए ना लाखों लाख रुपए दे सकते हैं। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! ड्रामा मत कर, ठीक है? देख, मजबूरी तेरी है ना, मेरा ऑफर खुला है। चाहिए तो मुझे फोन करना, इंतजार करूंगा। सागर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीयूष के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों का इंतजाम हो गया है मालती, अगले हफ्ते तक पैसे आ जाएंगे। कहाँ से? अभी घर तो बिक नहीं रहा था तो 50 लाख में फैक्ट्री बेच दी मैंने। लीना का पति हरीश, वरुण, देव, अजमल, सुनील, पुरुषोत्तम और सोनू, ये सभी के सभी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी लीना का कातिल हो सकता है। मुझे इन सभी की बारीक से बारीक डिटेल्स चाहिए। सर, सर लीना के फोन का डेटा रिट्रीव हो गया है। फोन में लीना की न्यूड फोटोज मिली सर। व्हाट? सर इन फोटोज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लीना ने विलिंगली ये फोटो खिंचवाई होगी। लेकिन लीना अपनी ऐसी फोटो क्यों खिंचवाएगी? इन फोटोज का सोर्स क्या है? और ये फोटोज लीना के फोन से ही खींची गई थी या? ये सभी डाउनलोडेड फोटोज है सर, जो लीना की फोन गैलरी में मिली। लीना का मेल बॉक्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया अकाउंट सब चेक करना होगा।
मैं साइबर सेल से कांटेक्ट करता हूँ। शायद लीना को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। शायद लीना के मर्डर की वजह ये फोटोज ही हो। अरे भैया, ये जनक एंटरप्राइजेस कहाँ है? आपकी दुकान का लैंडमार्क है इसमें। हाँ यही है। इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। जाओ देखो उधर बेंच पड़ी है, बैठो, हम आते हैं। सर, लीना के न्यूड फोटोज मॉर्फ किए गए हैं, यानी फेस लीना का और बॉडी किसी और की। जी सर, साइबर अरेस्टमेंट का केस लग रहा है। लीना ने अपने फोन पे एक फेक लोन ऐप इंस्टॉल की थी और ऐप इंस्टॉल करते समय उसने अपनी फोन की गैलरी, फोन, एसएमएस, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन सबका एक्सेस दे दिया था। बोलो ना, अगर दोबारा कॉल किया तो। हेलो मैम, एलएनसी फाइनेंस से रोहन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। लीना शर्मा बात कर रही हैं? यस। बिजनेस लोन के लिए आपने इंक्वायरी की थी, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप 30 लाख बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको प्रोसेसिंग फीस 0 के साथ साथ आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिड्यूसिंग मिल जाएगा। ओके। तो मैम स्पीडी प्रोसेस के लिए आपको डिजिटली अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमारी बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको एसएमएस के जरिए लिंक भेजा है, आप प्लीज इसे ओपन कर लीजिए। 1 सेकंड में ना चेक करती हूँ। यस, आया है। लिंक ओपन करके मैम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जितनी भी परमिशंस ऐप मांगता है आप उसे ग्रांट कर दीजिए। सागर, क्या हुआ आपको? आइए बैठते हैं वहां पे। सागर, सागर, सागर क्या हुआ? सागर, सर, वो फेक बैंकिंग ऐप 1 हफ्ते पहले प्ले स्टोर से रिमूव कर दी है और मैंने ये भी कंफर्म किया कि लीना के साथ में कोई भी बैंकिंग फ्रॉड नहीं हुआ था। तो क्या यही लीना का मर्डर है रोको? उस रात तो लीना साई नगर में किसी को मिलने गई थी। सर, हत्या वाले दिन लीना के फोन पर 2 टेलीकॉलर्स के कॉल आए। पहले ऐसा लगा नहीं था कि इस केस में फेक बैंकिंग ऐप का भी रोल होगा। सर, मैंने वो चेक किया था, वो जेन्युइन टेलीकॉल्स मेलवेयर रूट से मल्टीपल सर्वर जंप्स करके की गई थी। क्या इस कॉलर को ट्रेस किया जा सकता है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सर, लेकिन हाँ, इस फेक ऐप की वजह से कई लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है। रिसेंटली सागर अवस्थी नाम का एक आदमी भी इस फ्रॉड का शिकार हुआ है। फोन देना जरा, सिम नॉट वर्किंग दिखा रहा है। कॉल सेंटर पे फोन कर दो। सर, हमारे रिकॉर्ड में साफ लिखा है आपका नंबर किसी और सिम में एक्टिवेटेड है। नहीं, मैंने अपना सिम चेंज ही नहीं किया। सर, आपने आपका सिम डीएक्टिवेट करने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सर, आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट रिसेंटली कहीं सबमिट किया था? नहीं, मैंने एक लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। सागर ने जब वो फेक ऐप डाउनलोड की थी तो ऐप वालों को सागर के फोन का एक्सेस मिल गया था और सागर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके सिम स्वैप कर चुके थे, जो सागर के बैंक अकाउंट से लिंक था और सारे के सारे ओटीपीज उन फोर्सेस के पास भी जा रहे थे। तो क्या इन लोगों ने सागर का अकाउंट भी साफ कर दिया? सागर ने अपनी फैक्ट्री सेल की थी, 50 लाख से ज्यादा का फंड उसके अकाउंट में मौजूद था और इन फ्रॉडस्टर्स ने 15 मिनट के अंदर वो सारा का सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और कई सारे ई वॉलेट्स के अकाउंट्स में भी ट्रांसफर किए। जब सागर को इस बात का पता चला तो उसको दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सागर क्या हुआ? सागर, सागर क्या हुआ तुम्हें? पापा, ये सारा पैसा सागर अपने बेटे के इलाज में लगाने वाला था, लेकिन इलाज नहीं होने के कारण उसके बेटे की भी मौत हो गई। ये दिखने में नेचुरल मौत है, लेकिन मर्डर कंसिडर होगा। वो सारे दूसरे अकाउंट्स और ई वॉलेट्स किसके थे? इसमें सागर का सारा पैसा ट्रांसफर किया गया। सर, बहुत सारे फेक आईडीज थे।
इंडिया के अलग अलग शहरों से। ये देखिए सर, अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉल करके वो सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, लेकिन सर ई वॉलेट के पैसे टीवी, फ्रिज और ऑनलाइन आइटम्स के परचेजिंग में इस्तेमाल किए गए थे। इसमें से एक ई वॉलेट तो भोपाल का ही है, कीर्तन सिंह। लेकिन ये अनट्रेसेबल है। इस कीर्तन सिंह के अलावा और भी 2 ई वॉलेट्स हैं। एक नीरज और रवि नाम के 2 लड़के हैं, लेकिन वो दोनों भी अनट्रेसेबल है। ये ई वॉलेट से अगर टीवी, फ्रिज वगैरह सब खरीदा गया है तो कहीं ना कहीं तो डिलीवर हुआ होगा। नहीं सर, अभी तक कहीं पे भी कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ है। डिलीवरी एड्रेस क्या मेंशन किया इन लोगों ने? सर तुम ऊपर चेक करो, तुम अंदर देखो। अरे सर बात क्या सर, ये सब क्या हो रहा है सर? रवि, कीर्तन और नीरज कहाँ हैं? उन लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया ना? ऑनलाइन ऑर्डर? अरे नहीं सर। और ये रवि, नीरज, कीर्तन, ये कौन है सर? मैं नहीं जानता इनको। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, वो शायद जानते होंगे उन फ्रॉडस्टर्स को। सर, उन लोग ने अपने ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कर दिए। क्या? हाँ सर, और उन लोग ने कैंसिल ऑर्डर का रिफंड मनी अपने ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया सर। तो सर, उन लोग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल के यूजर आईडी से एक टेम्पररी ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किया और वहां से उन लोग ने दूसरे ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये तो ई वॉलेट की लंबी चेन बनाकर रखी है इन लोगों ने। इसका मतलब है वो डिलीवरी एड्रेस भी रैंडम होगा, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते, ये लोग ऑर्डर कैंसिल करके वो रिफंड रोटेट करना चाहते हैं। हाँ सर, ये लोग पैसा इधर उधर घुमाने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाते हैं। ये ई वॉलेट अकाउंट्स तो वो लोग फोन से ही ऑपरेट करते होंगे, उन फोन्स के IMEI नंबर्स तो ट्रेस कर सकते हैं। हाँ सर, हमने कई सारे IMEI नंबर ट्रेस पे डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नंबर ट्रेस नहीं हुआ है। ये नंबर तभी ट्रेस हो सकता है जब ये लोग अपने फोन में नया सिम डालने की गलती करेंगे। ये लो तुम लोग का कमीशन। अब एक नए नंबर से बैंक अकाउंट खोलो, इस बार मोटा पैसा आएगा। ठीक है भाई। सर, रवि और नीरज की IMEI नंबर ट्रेस हो गई है। उनके फोन में नया सिम कार्ड डाला गया है और लोकेशन यहां भोपाल की ही शो हो रही है। सुमित, लीव। जी सर। डन। ये भाग। चला, मोबाइल दो, मोबाइल दो। अभी फटाफट उगलने लगो, चलो। हमको काम कीर्तन ने दिया था, जितना भी पैसा आता था वो 5% हमको देता था उसमें से। कीर्तन कहाँ है? मालूम नहीं साहब। सर, इनके फोन में एक बैंकिंग ऐप है। इस बार इन लोग ने डिजिटल बैंक अकाउंट खोला है। हाँ, वो आज पैसे आने वाले थे ना। जामतारा का है ना तू? ठगी यूनिवर्सिटी का? हाँ, और नोएडा में जॉब करने के लिए आया। जॉब नहीं लगी तो अपना काम शुरू कर दिया। ये टारगेट्स को कैसे ढूंढता है तू? बहुत आसान है, आजकल सब कुछ डेटा ही तो है। किसी भी बैंक के टेम्परेरी एम्प्लॉय को पकड़ो, पैसा फेंको तो पता चल जाता है किस कस्टमर के अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन फ्लो है। जैसे सागर, तुझे पता चल गया था कि उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे? हाँ बिल्कुल, मैंने सागर का नंबर निकलवा लिया था, फिर उसे मैंने मैलवेयर से SMS भेजे, उसने लिंक ओपन कर दिया, मैंने उसका सिम डीएक्टिवेट कर दिया। बस मेरा काम हो गया, उसकी बैंक का सारा एक्सेस मेरे पास आ गया। और लीना? वो तो लोन इंक्वायरी कर रही थी, उसका नंबर भी डेटा से ही मिला। मैंने उसे अपना फेक बैंकिंग ऐप भेजा तो उसने ऐप डाउनलोड कर लिया, सारे एक्सेस भी ग्रांट कर दिया, पर KYC भरते भरते रुक गई। स्मार्ट थी, शायद उसे शक हो गया था, लेकिन तब तक मेरा काम हो चुका था। मैंने उसकी फोन की गैलरी का एक्सेस ले लिया था, मैंने उसकी गैलरी से फोटोज निकाले, उन्हें मॉब किया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो देखिए अपनी फोटो कैसी है? कौन बोल रहा है? मैं तेरे फोन से सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल चुका हूँ, सभी को तेरे न्यूड फोटो भेज सकता हूँ। क्या चाहिए तुमको? मुझे 20 लाख रुपए चाहिए।
लेकिन उसने 1 रुपया नहीं भेजा। फिर एक दिन अचानक बोली, मेरे बैंक में उतना फंड तो नहीं है जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन हाँ मेरे पास ना कैश है, तुम जहां आकर बोलोगे मैं वहां तुम्हें कैश दे दूंगी। पहले तो लगा फंसाने के लिए बुला रही है, लेकिन उसने मुझे देखा तो था नहीं, तो मैंने भी सोचा चांस लेते हैं। कैश लाइयो। लाई हूं। ये गौतम और उसके जैसे न जाने कितने फ्रॉडस्टर्स हैं जो आए दिन रवि, कीर्तन और नीरज जैसे लोगों को लालच देकर ऐसे फ्रॉड्स का हिस्सेदार बनाते हैं। और पिछले 1 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। सर 70% मामलों में तो ये तक पता नहीं चल पाता कि फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल कौन है, और इस फ्रॉड का 90% पैसा तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता। साइबर फ्रॉड ये एक ऐसा क्राइम है जहां क्रिमिनल आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी आपको मात दे सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, किसी को भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स या अपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये फ्रॉडस्टर्स इतने चालाक हैं कि ये आपको पहले तो कॉल करके लुभावनी ऑफर्स देते हैं, फिर ऐसी लिंक्स भेजते हैं जिस पर आपका किया गया एक क्लिक आपको तबाह कर सकता है। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें तो उस वक्त आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जब आप उस ऐप में आपके कॉन्टैक्ट्स, फोन कैमरा और लोकेशन की परमिशन ग्रांट करते हैं तो उन फ्रॉडस्टर्स को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है, और फिर वो आपके फोन से आपकी बैंक की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स और आपकी फोन गैलरी से डेटा चुराकर उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। सतर्क रहकर ही हम सब ऐसे फ्रॉड्स का शिकार होने से बच सकते हैं। शादी कर लेते हैं, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बन के रहना चाहती। चल कर लेते हैं, पर तुम्हें आशीष को डिवोर्स देना होगा। वो डिवोर्स के लिए कभी नहीं मानेगा। इसीलिए तो समझा रहा हूं, जो चल रहा है उसे चलने दो। देखो मेरे पास अच्छी गाड़ी होती, अच्छा घर होता, अच्छी जॉब होती तो तुम्हें आशीष के साथ रहने ही नहीं देता। मैं खुद ही बोल देता, बात मार के भगाओ इससे। मैं समझती हूँ जितेन, पर ऐसे छुप छुप के मिलने में तो खतरा है ना। अगर किसी दिन आशीष को पता चल गया तो तब की तब देखेंगे। हे भगवान, वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम चुप हो जल्दी से। घंटी सुनाई नहीं देती क्या? कब से कंट्रोल करके खड़ा हूं। यहाँ टंकी फुल है मेरी, अभी खोलती नहीं तो यहीं टंकी खाली कर देता। क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कोई चोर हूं क्या? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 2 साल हो गए तुम्हें जॉब छोड़े हुए, अब तक तूने दूसरी जॉब भी नहीं पकड़ी। तुम्हें पता भी है 5 लोगों के परिवार के लिए कितना खर्चा आता है? देख, मैं अकेले इस घर का खर्चा नहीं उठा सकता। तो मैंने कब मना किया है? जब भी जॉब लगेगी ना, सारे पैसे लौटा दूंगा। जैसे आवारों की तरह घूमने से जॉब नहीं मिलती, उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। दिन भर है ना काम के लिए बाहर घूमता हूँ,
अगर इतना लग रहा है ना तो तुम्हारे कमाई का एक निवाला नहीं खाऊंगा कल से। मुझे पता है जॉब कैसी ढूंढी जाती है, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। देख अक्षय, तू कल से घर में पैसे देना शुरू कर दे, नहीं तो चला जाए यहां से। चला जाऊं? ऐसे कैसे चला जाऊं? ये घर है ना हम दोनों के नाम पे है, मैं नहीं जाने वाला। आपको पता भी है इस घर में जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है, जहां बात बात पर जताया जा रहा है कि हम पर एहसान किए जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आप इनके पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मेरे बेटे मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे। हाँ तो पूछिए नहीं इससे, जॉब नहीं करता तो दिन भर कहाँ घूमता रहता है? दिन भर जहां भी रहता हूं ना आपके लिए अच्छा ही है ना, मेरे हिस्से का 2 वक्त का खाने का पैसा बच जाता है। कैसी बात कर रहे देवर जी? अनुराग ने कब आपको घर में खाना खाने के लिए मना किया? तो फिर किसी को क्यों जानना है मैं दिन भर क्या करता हूं, कहां रहता हूं? पापा आप ना हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। बस, दोबारा मुझे ये बात नहीं सुननी। सुनिए, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो घर का थोड़ा सामान लेकर आना है। अभी 2 दिन पहले ही तो दिए थे 1000 रुपए। सुनो, क्या 2 दिन पहले? हाँ, जैसे तुम्हारी दारू महंगी हो रही है ना, घर गृहस्थी का सामान भी महंगा हो रहा है। दारू पीने के पैसे हैं तुम्हारे पास, पर घर गृहस्थी के सामान के लिए पैसे नहीं है। हाँ नहीं है पैसे, कर ले जो करना है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मुझे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। छोड़, हाँ छोड़। अरे सुनो, हाँ वो अभी घर से बाहर निकला है। ठीक है। सर गाड़ी में कुछ नहीं मिला। आरटीओ ऐप से कंफर्म किया है कि ये गाड़ी आशीष खुराना के नाम पे है। आशीष खुराना? सर आशीष खुराना की वाइफ सिमरन ने आज सुबह ही उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। बॉडी के साथ में ये खून मैच करके देखो, सिमरन को बुला के आइडेंटिफिकेशन करवाओ, ये गाड़ी फॉरेंसिक में भेजो और आशीष का सीडीआर और कल रात की लोकेशन निकलवाओ। यस सर। तृप्ति, कल शाम को काम से लौटा तो 3rd फ्लोर से चिकने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया पुराना फैमिली फिर से झगड़ा कर रही थी। जाके देखा तो आशीष गुस्से से भाग गया। सर इन दोनों का तो लगा ही रहता है, आशीष शराब पी के आता है और फिर दोनों मियां बीवी में झगड़ा होता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है सर कि कभी दूसरे आदमी से झगड़ा हुआ ही नहीं। कौन दूसरा आदमी? सर एक आदमी है, जब आशीष घर पे नहीं होता है ना तब वो घर पर आता है। मैं उसे जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं उसे देखूंगी तो जरूर पहचान जाऊंगी। तो आपके हस्बैंड मिस्टर आशीष खुराना उस शाम को 7 बजे घर से बाहर निकले थे और फिर वापस लौटे ही नहीं। जी सर, हर दिन वो आधी रात को घर वापस आते थे। सर उस दिन मैंने फोन किया उन्हें,
तो उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे में आ रहे हैं। सर उसके बाद मेरी आंख लग गई थी, तो रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। वो घर वापस नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन किया, पर सर सुबह तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर सर मैं पुलिस स्टेशन चली गई। देर रात तक घर से बाहर रहने की क्या वजह थी? कम नहीं सर, उन्हें शराब पीने की लत लगी हुई थी। शुरू में वो घर पर ही शराब पीते थे। जब मैंने रोका तो बाहर जाने लगे, और फिर हर दिन वो नशे की हालत में घर वापस आते थे। काम क्या करते थे वो? सर वो बैंक में जॉब करते थे। 2 साल से उनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो हमने पड़ोसियों से सुना है कि जब आशीष घर पर नहीं होते थे तो अक्सर आपको एक व्यक्ति मिलने के लिए आया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति के साथ मिलके आपने आशीष को? व्यक्ति? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे मेरे पति की मौत का इल्जाम लगा रहे हैं। फिर आप ये इन पड़ोसियों की बातें सुनकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर इनका तो काम होता है किसी के लिए कि कुछ ना कुछ कहना। सर ये तो बस जले पे नमक छिड़कते हैं। क्या इस आदमी को जानते हो? हाँ मैडम, यह आदमी तो कल रात को यहाँ पर बैठ के दारू पी रहा था। करीब 12:15 बजे ना वो यहाँ से निकल गया। अब अकेला था या इनके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला था वो। मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। ठीक है, कर सकते हो। सर हमने बार का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, और जैसे मैनेजर ने हमें बताया वैसे ही आशीष बार में अकेला ही ड्रिंक कर रहा था, और 11:45 को आशीष बार से अकेला ही निकला। और आशीष के लोकेशन डिटेल के अनुसार वो नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा था वहां तक जहां पर हमें उसकी बॉडी मिली, जो कि एक सुनसान जगह है। आशीष अकेला गाड़ी चला रहा था, इसका मतलब किसी ने रास्ते में उसे रोका और उस पर हमला किया। ये 12 तारीख की रात का मालजीपाड़ा का डंप डेटा निकल हुआ। यस सर। सर पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 12 तारीख की रात 12 से 13 तारीख की सुबह 3 बजे के बीच में हुई। मल्टीपल स्टैबिंग और एक्सेसिव ब्लड लॉस, और सर उसके लंग्स में धुएं के ट्रेसेस नहीं मिले, मतलब कि उसे मारने के बाद जलाया गया। और सर फॉरेंसिक में कुछ खास नहीं है, उसकी कार में उसके अलावा किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है। तू पहले मेरी बात सुन, मुझे कल शाम तक हर हाल में फैसला चाहिए। तू बस टाइम बोल, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। नागेश कोणाशी बोलतोय? कहीं फिर से वही? अरे तू कशाला घाबरते एवढं? अरे मैं सब पिक कर दूंगा। चल ठीक है, बाय। सर आशीष के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसे लास्ट कॉल किसी अक्षय संपत का आया था, और बाहर से निकलने के 15 मिनट पहले तक वो उसी से बात कर रहा था। बाहर के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है सर। अक्षय संपत? हाँ सर, और इसके कॉल रिकॉर्ड में किसी जीतेन शाह का भी नंबर मिला, और ये तीनों लगातार टच में थे। इनफैक्ट दिन में 2 से 3 बार बात भी किया करते थे। डम डेटा का क्या हुआ? सर आज शाम तक मिल जाएगा। सर मैं जीतेन और आशीष बरसों पुराने दोस्त थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आशीष अब हमारे बीच नहीं है। 12 तारीख की रात को आप दोनों के बीच काफी बातें हुई थी फोन पे। क्या बात हुई थी? सर जनरली ऐसे ही फोन किया था, इधर उधर की बातें की और रख दिया। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं घर पे ही था। हाँ कदम, ठीक है सर। ये जीतेन के पेरेंट्स का कहना है कि 13 अक्टूबर को वो सूरत गया था काम के सिलसिले में। मर्डर के नेक्स्ट डे बाहर चला गया। उसको फोन करके बुलवाओ और ये अक्षय की स्टोरी चेक करो।
झूठ क्यों बोला? जिस वक्त आशीष बाहर से बाहर निकला उसी वक्त तू भी अपने घर से बाहर निकला, और फिर रात को 1:30 बजे तक तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। तो क्या है सर, मैं रात को अक्सर बाहर जाया करता हूँ। तो क्या है ना, मुझे पान खाए बगैर नींद नहीं आती। और रही बात मोबाइल की, तो मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी सर, इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन मैं जैसे ही घर लौटा मैंने चार्जिंग पे लगाया, सो गया। कितने घंटे तक बाहर था? यही कोई लगभग 1 आध घंटा। पान वाले के वहां बहुत भीड़ थी क्या 1 घंटा लग गया? नहीं सर, वो क्या है, मैं पान खाने के बाद ड्राइव पे जाता हूँ, वो ट्रैफिक कम रहती है ना रात को। कौन से पान वाले के वहां गया था? चौरसिया पान वाला सर। अक्षय साहब, वो तो हमेशा आते रहते साहब। उस रात को भी करीब 12 बजे आए थे। तो मैं इतना यकीन कैसा है? उस रात उन्होंने मुझे 2000 रुपए का नोट दिया था। मेरे पास भी छुट्टा नहीं था, उन्होंने मेरे पे भरोसा कर लिया। वो बोले मैं रोज आते रहता हूँ, बाद में पैसे लेके जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अक्षय तो दिन रात घर से बाहर ही रहता है, घर में तो बस खाना खाने आता है। पता नहीं कौन से बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी तो छोड़िए, उसकी खुद की पत्नी भी परेशान रहती है। मतलब दिन भर वो काम की वजह से घर पे नहीं होता है। सालों से उसे पान खाने की आदत है, तो रात को 1-2 घंटे के लिए वो बाहर चला जाता है। सर, पूरे घर का माहौल खराब करके रखा इसने। इसकी इन आदतों की वजह से हमने पूछना भी बंद कर दिया है। आप तो अक्षय की पत्नी है, आपको तो पता होगा ना कहाँ कितना वक्त गुजारते हैं आपके पति। सर, मैं ज्यादा कुछ पूछती नहीं हूँ उन्हें। जब तक वो आता है मैं सो जाती हूँ, इसलिए हम दरवाजे को लॉक भी नहीं करते, ताकि उन्हें जब भी आना हो रात को वो आ जाते हैं। अगर अक्षय ने आशीष को नहीं मारा है तो फिर कौन हो सकता है? ये जीतन का है? सर, कल आ रहा है। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो बॉडी आशीष की है। और मैंने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, उसे शराब पीने की लत थी, इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। कदम, ये जीतन के घर के बाहर नजर रखने के लिए कांबले को भेजो। जैसे वो घर पे पहुंचेगा उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेके आओ। ओके सर। आशीष की वाइफ सिमरन, उसका क्या हुआ? सर, उसकी सीडीआर चेक की, एक नंबर मिला है जिससे वो लगातार बात करती है। इंक्वायरी की तो पता चला कि उसकी बहन रश्मिका भल्ला का है। नॉर्मल बात है सर, लेकिन हर दिन घंटों घंटों बातें करना और एक ही दिन में 2-3 बार बात करना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? रश्मिका और सिमरन दोनों के सीडीआर और लोकेशंस निकलवाओ। सर, और इसके पास और एक जली हुई बॉडी मिली है। सर, बॉडी को पेट्रोल से जलाया गया है और बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि लगभग 12 घंटे पहले मौत हुई है। सर, गाडीमध्ये काहीच सापडलं नाही। ये गाडी अक्षय संपत के नाम पे है। परिवार वालों को बुला लो। बहुत कोसते थे सर ये लोग हमें, उनकी नौकरी क्या चली गई, हमारी हालत तो भिखारी जैसे हो गई थी, इसीलिए अक्षय ने इनसे हिस्से की बात की थी। सर, मैं अपने फैमिली को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हिस्सा देने से मना कर दिया था। सर, ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे की बुरी आदतों की वजह से उसे ना डांटे? 2 साल हो गए सर, और जॉब ना मिले? कैसे हो सकता है सर? मेरा बेटा कामचोर हो गया था, इसलिए मैं उसे सही रास्ता दिखाना चाहता था। घर तुम्हारी इनकम से चल रहा था तो घर में भी तुम्हारी चलती होगी। बिल्कुल नहीं सर, भाई था वो मेरा। और सर, कभी कभी समझाने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है, और वैसे हम लोग सब प्यार से ही समझा रहे थे उसको। सर, पहले आशीष और अब अक्षय, 2 दोस्तों की मौत हुई है। ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? दोनों मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? नहीं सर। सिवाय इसके कि दोनों दोस्त थे और दोनों को मारने का तरीका सेम है। कुछ तो है जो हमें सतह पे नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जो इन दोनों के या तीनों के पास से जुड़ा हुआ है। सर, जितेन आ गया। क्या? अक्षय नहीं रहा? उसका मर्डर हुआ है उसी तरह जैसे आशीष का हुआ।
जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? सर डायमंड के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था। सुना गया था अपने कजिन के पास, उसका डायमंड पॉलिशिंग का काम है। तुम्हारे अक्षय और आशीष के बीच में रिश्ते कैसे थे? तीनों गहरे दोस्त थे सर, एक दूसरे के बहुत करीब। लेकिन अब तो मैं अकेला। कदम कैसा? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अक्षय अक्षय संपत ने किया। अक्षय संपत? मैम मैं फंस चुकी हूँ, प्लीज मदद कीजिए। क्या यही है वो आदमी? सर प्लीज आप बाहर जाइए। अक्टूबर की सुबह हमें अक्षय की बॉडी मिली और पोस्टमार्टम के हिसाब से अक्षय की मौत को 12 घंटे बीत चुके थे। यानी 14 अक्टूबर की रात को ही अक्षय की मौत हो गई थी, तो वो 15 की सुबह प्रियंका का रेप कैसे कर सकता है? सर लेकिन अक्षय की फोटो देख के भी प्रियंका ने कंफर्म किया है। लेकिन कदम ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद प्रियंका किसी के कहने पर अक्षय को फ्रेम कर रही है। प्रियंका का बैकग्राउंड चेक करो। यस सर। सर प्रियंका के घर की तलाशी ली, ना ही कोई बड़ा अमाउंट मिला है, ना ही कोई बड़ी ज्वेलरी। घर का बेसिक सामान है सर, और थोड़ा बहुत पैसा है। हाँ सर, प्रियंका ने यह फ्लैट रेंट पे लिया था, लेकिन डील के वक्त तो 2 आदमी आए थे। कौन 2 आदमी थे? सर मैंने प्रियंका के बैंक डिटेल्स चेक किए। अक्षय संपत के साथ साथ एक और आदमी प्रियंका को मंथली अलाउंसेस दे रहा था। कौन? सर ये सच है कि प्रियंका से रिलेशन बनाने के लिए मैं उसे पैसे देता था, पर इसमें गलत क्या है? ये मेरे और उसके बीच की सेटिंग थी। सही गलत के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये सच है या नहीं। आशीष का क्या? आशीष का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। प्रियंका वाले मामले में मैं और अक्षय इन्वॉल्व थे। प्रियंका ने कहा कि 15 अक्टूबर की सुबह अक्षय ने उसका रेप किया। कैसे हो सकता है? क्योंकि अक्षय तो 14 अक्टूबर की रात को मर चुका था। उसके पूरे शरीर पे चाकू से वार किए गए और बाद में पेट्रोल डाल के उसे जला दिया गया, और वो बॉडी अक्षय की ही थी क्योंकि उसका डीएनए उसके फादर के साथ मैच हो गया। तो इस बारे में अगर तुम कुछ भी जानते हो, ये सही वक्त है, बता दो। सर ये हो कैसे सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं। तुमने और प्रियंका ने मिलकर अक्षय और आशीष को मारने का प्लान बनाया। तुम्हारा मोटिव क्या था? पैसा या कुछ और? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मेरा इन दोनों मर्डर से कोई वास्ता नहीं है सर। सर आशीष, जितेन और अक्षय हैं। इन तीनों की दोस्ती के अलावा एक और कनेक्शन है इन तीनों से रिलेटेड। सर 3 साल पहले इन तीनों को एक बड़े स्कैम के चक्कर में पकड़ा था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया। मैंने उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नचिकेत परब को बुलाया है। सर मैंने आशीष और अक्षय के मर्डर के बारे में पढ़ा। 3 साल पहले आशीष, अक्षय और जितेन इन तीनों ने मिलकर मुंबई के बैंक में फ्रॉड किया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था। क्या किया था? सर दरअसल आशीष, अक्षय और जितेन तीनों लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे। 3 साल पहले गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए एक स्कीम लाई थी, जिससे वो गरीब लोगों को 50,000 रुपए का लोन दे रही थी। 500 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था और उन सबके लोन इन तीनों ने पास किए थे। बैंक ने 2.5 करोड़ का लोन दिया था।
लेकिन उन लोगों ने ये पैसा एक नकली एग्रो कंपनी में ट्रांसफर किया था, जो कंपनी इन्होंने बनाई थी। कई सारे वेंचर्स कैपिटल्स को इनकी नकली कंपनी का आइडिया पसंद आया और उन्होंने उस कंपनी में 10 से 12 करोड़ रुपए डाले। तब तक इन लोगों ने एक बड़ा सा ऑफिस लेके उन सबको झांसे में रखा और जैसे ही इनका काम बन गया उन्होंने ऑफिस बंद किया और फरार हो गए। जब वेंचर कैपिटल्स को एहसास हुआ कि वो कंपनी नकली थी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की। सर हमने तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। यस सर, हमने तो पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही लोन सैंक्शन किया था उन लोगों को। सर लोन लेने के बाद वो लोग अपने पैसे में क्या करते हैं, हमारा लुकआउट नहीं। उन लोगों ने तुम्हारे कहने पे अपना सारा पैसा तुम्हारी नकली कंपनी में लगा दिया। सर किस कंपनी की बात कर रहे हैं आप? सर आप क्या बोल रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं था, इसलिए केस को बंद करना पड़ा। 12.5 करोड़ गायब थे, 10 करोड़ वेंचर कैपिटल्स के और 2.5 करोड़ बैंक के, जो बैंक ने लोन नहीं दिए थे। और केस के चलते इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतना बड़ा घपला करने के बाद भी कहीं कोई प्रूफ नहीं मिला। सर क्योंकि उन्होंने अपने या अपने फैमिली के नाम पे कुछ भी नहीं रखा था। उन्होंने नकली नाम, नकली एड्रेस, नकली पैन कार्ड और नकली आधार कार्ड से उस कांड को अंजाम दिया था। और रजिस्टर ऑफ कंपनी में भी उन्होंने किसी को घूस खिला के अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी, इसलिए किसी ने अच्छे से कंपनी की जांच पड़ताल भी नहीं की। तो ये थी वो मिसिंग कड़ी। तो तुमने जीतन की मदद इसलिए की ताकि वो अक्षय और आशीष को मार के उनका सारा पैसा हथिया सके। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। पापा अक्षय और जितेन अंकल के लिए काम करते थे। उनकी डेथ के बाद मैं और मम्मी बहुत अकेले हो गए थे। मुझे अपनी आगे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने जितेन अंकल को कहा, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा फायदा उठाया। बाद में अक्षय अंकल ने भी यही किया। तुम्हारी कहानी पे कैसे यकीन करें? अक्षय की 14 तारीख की रात को मौत हो गई थी, फिर 15 तारीख की सुबह को वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। उस दिन सुबह अक्षय ही था। कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, शहर छोड़ के नहीं जाना। ये जीतन अभी भी प्रियंका की बिल्डिंग में जाता है सर, और जिस दिन प्रियंका हॉस्पिटल में थी ये उस दिन भी उस बिल्डिंग में गया था। पैसे ढूंढने गया होगा। सर हमने तो फ्लैट को बहुत अच्छे से चेक किया था, हमें तो पैसे नहीं मिले सर। सिमरन से मिलने गया होगा। ये बिल्डिंग में तो रेगुलर जा रहा है और बिल्डिंग के सीसीटीवी में इसे देखा भी गया, लेकिन किस फ्लैट में जाता है ये बताना बहुत मुश्किल है। सर, रश्मिका के सीडीआर रिपोर्ट आ गया है, सेम पैटर्न है, सिमरन से कॉल। दिन में कई बार और लंबे समय तक बातें की है। ये रश्मिका रहती का? सर, आपकी बहन का और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस सेम कैसे हो सकता है? वो आपके साथ रहती है? नहीं सर, मैंने मेरी बहन के नाम से एक सिम खरीदा था। पिछले साल तक वो यहीं रहती थी, फिर उसकी शादी हो गई और वो यूएस चली गई। वो नंबर आप कौन यूज करता है? जितेन। सर जितेन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। आशीष को पता ना चले इसलिए जितेन वो नंबर यूज करता था। ये जितेन का और आपका रिश्ता कब से चल रहा है? 2 साल से सर। जब भी आशीष बाहर जाता था तो मैं जितेन को घर बुला लेती थी। इसीलिए आपने और जितेन ने कोर्ट में शादी के लिए रजिस्टर किया है? सर मेरी और आशीष की शादी तो 6 महीने में खत्म हो गई थी। आशीष को मेरे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी शराब पीने की लत, रोज की लड़ाई, सर मैं थक चुकी थी। और इसी दौरान मुझे जितेन मिला और मैं जितेन से अट्रैक्ट हो गई। और इसीलिए आप दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया ताकि आप दोनों आसानी से शादी कर सकें। नहीं सर, नहीं। सचिन अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना बहुत स्मेल आ रही है, वो गेट भी नहीं खोल रहा है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। अरे चला बाजू लगा, बाजू लगा बैठकर। सर ये मकान मालिक है, इन्होंने फोन करके मुझे बुलाया था। दरवाजे के अंदर से बदबू आ रही थी सर, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे इसलिए हमने दरवाजा नहीं खोला। एक चाबी होगी ना आपके पास? खोल लीजिए।
सुसाइड नोट मिला है। पुलिस को सब कुछ सच बताने की बात थी। पुलिस मुझे ही मर्डर्स का जिम्मेदार मान रही है। जब पुलिस ही गलत इल्जाम लगाएगी तो मैं किसके पास मदद के लिए गुहार लगाऊं? मैं पूरी तरह निराश हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। सर आशीष और अक्षय की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप लोग कुछ कहते ही क्या है सर? 2 लोगों का मर्डर हो चुका है और दोनों के ऊपर 12 करोड़ की लूट का इल्जाम है। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, चाहे तो आप उसको बचा सकते थे अगर आप अपना काम ढंग से करते तो, लेकिन आप लोगों ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। जवाब दीजिए सर। मैम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को बता देंगे। प्लीज चलिए आप लोग। सर आइए। सर आप रात को सुकून की नींद कैसे सो पाते हैं ये जानते हुए कि आपकी वजह से किसी की मौत हो गई है? क्या आपको बुरा नहीं लगता इस बात का? जवाब दीजिए सर, हम सब जानना चाहते हैं इस बारे में। आप लोग प्लीज चलिए। लेकिन सर हमारे सवालों का क्या? मैडम आगे बात चला। हो सकता है कि जीतेन और सिमरन ये दोनों इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए प्रियंका को मार के ये सुसाइड का नाटक रच रहे हैं। और अगर प्रियंका ने वाकई में सुसाइड किया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। प्रियंका ने कहा कि अक्षय संपत ने उसका रेप किया, जबकि अक्षय तो एक दिन पहले ही मर चुका था। प्रियंका सच बोल रही थी। पर कसम से हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया। और जिस रात आशीष का मर्डर हुआ उस रात 3 बजे तक मैं सिमरन के साथ था। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। 2 को-कॉन्स्पिरेटर्स की गवाही तो चलेगी नहीं। आशीष को मारा पैसों के लिए और प्रियंका को मारा हमारा ध्यान भटकाने के लिए। सर ये आप बार बार क्यों कह रहे हैं? जो मैंने किया ही नहीं उसको क्यों बुलवाना चाह रहे हैं आप मुझसे? सर ये गोविंद संपत परिवार की हिस्ट्री चेक की है, पता चला है कि गोविंद की गीता नाम की भाभी है। ये गोविंद गीता को कुछ पैसे भी ट्रांसफर किया करता था और गीता का एक बेटा भी है, नागेश नाम है उसका। और गीता ने पनवेल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी कराई है। 14 तारीख से गायब है, 14 अक्टूबर से। नागेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? नहीं तो 14 अक्टूबर को नागेश कहाँ गया था? उस दिन उसने शाम को मुझे फोन किया था और मुझसे कहा कि उसे आने में देरी होगी। मैंने उससे पूछा भी क्यों, तो उसने कहा था वो घर आके मुझे खुशखबरी देगा, लेकिन वो नहीं आया। कदम, नागेश की गाड़ी की डिटेल्स ले लो। यस सर, नागेश के सीडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे 14 अक्टूबर की शाम को थाने के किसी पीसीओ से फोन आया था। सर जब मैंने उसकी लोकेशन डिटेल चेक की तो उसने पनवेल से लेकर थाने तक ट्रैवल किया है। और सर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उसकी आखिरी लोकेशन वहां पर मिली है जहां पर हमें अक्षय की जली हुई बॉडी मिली। इसका मतलब यह है कि या तो अक्षय ने नागेश को मार दिया और ये दिखाया कि मर्डर अक्षय का हुआ है, और या तो फिर नागेश ने अक्षय को मार डाला और वहां से निकल गया। और नागेश का मोबाइल ट्रैक करो। सर ये नागेश का फोन थोड़ी देर पहले पुणे में ऑन हुआ था लेकिन स्विच ऑफ हो गया। सिम कार्ड डीलर को ट्रेस। सर इनमें से कौन था? सर ये था। मैं संपत परिवार के पड़ोस में ही रहती थी। गोविंद शादीशुदा थे, फिर भी हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और उसने मुझसे मंदिर में शादी कर ली। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे पनवेल वाले घर में शिफ्ट कर दिया ताकि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन हाँ, गोविंद के पहली बीवी के बच्चों से उसकी कुछ लड़ाई चल रही थी, प्रॉपर्टी
और पैसे के हिस्से को लेकर गोविंद नागेश को हिस्सा देना चाहता था, लेकिन अक्षय और अनुराग को मंजूर नहीं था, इसलिए कई बार उन लोगों में झगड़ा हुआ। तू पहले मेरी बात सुन, मुझे कल शाम तक हर हाल में फैसला चाहिए। तू बस टाइम बोल, मैं पहुंच जाऊंगा। और किसी से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। मुझे ये बताओ 12 तारीख की रात को क्या हुआ था? सर मैंने आशीष को फोन किया। आशीष, कल फिर से कोई नया बहाना बनाया तो तुम यही बोलोगे कि पैसे कहीं और छुपाए, वहां लेने जाना है। अरे तू टेंशन मत ले यार, एक काम कर, तू आज ही आजा, मैं आज ही तेरे को दे दूंगा। तो तूने सोचा कि सारा पैसा तू ले लेगा? सर मेरे मन में लालच आ गया था। सबसे पहले मैं चौरसिया पान वाले के पास गया और इस बात का ध्यान रखा कि उसे याद रहे कि मैं उसकी दुकान पर आया था। मैंने उसको 2000 का नोट दिया और बोला कि छुट्टा बाद में ले लूंगा। उसके बाद मैं उस रास्ते पर निकल गया जहाँ से आशीष गुजरने वाला था। पीछे आशीष की गाड़ी आई, मैं उसका पीछा करने लगा। सर बैंक के फ्रॉड से हमें 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। वो सारे पैसे हमने आशीष के पास रखे थे। नीरज और मैं बार बार उसे कह रहे थे कि हमें हमारा पैसा दे दे ताकि हम भी हमारी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो हमेशा हमारी बात टाल देता था। साहब ये अक्षय आशीष को कुछ नहीं बोलता था, मैं ही उसके पीछे पड़ा रहता था। मैं कहता था अरे जब पैसा है और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या फायदा। मुझे नहीं पता था ये कमीना उसे मार देगा। तू भी कोई बड़ा दूध का धुला नहीं है, समझा ना? कंट्रोल। पैसा कहाँ छुपा है? सर ये सब करके मैं घर आ गया और पैसे गिनने लगा। तब मेरा भाई अनुराग, उसने मुझे देख लिया। मुझे उसे सब बताना पड़ा। तब अनुराग ने मुझे एक आइडिया दिया। देखिए आशीष के मर्डर केस में ना चांसेस है कि पुलिस तुझ पे शक करे, क्योंकि उसे लास्ट कॉल तूने किया है। और ये भी हो सकता है कि वो जो पान वाला है वो तुझे याद नहीं रखे तो फिर अभी क्या करना चाहिए? देख भाई, तुझे मरना होगा। क्या? अरे मतलब तेरे नाम पे किसी और को मरना होगा। लेकिन ऐसा है कौन? तो तुम दोनों ने मिलके नागेश को मारने का प्लान बनाया ताकि नागेश का और गोविंद का डीएनए आसानी से आपस में मैच हो जाए और ये प्रूव हो जाए कि मरने वाला तू है। सर नागेश ने पहले से ही प्रॉपर्टी के हिस्से को लेकर हमारे नाक में दम कर रखा था, तो हमने सोचा कि एक ही तीर में 2 शिकार हो जाएंगे। 14 अक्टूबर को हमने नागेश को फोन करके ये कहा कि हम लोग उसे प्रॉपर्टी के हिस्से में शरीक करने को तैयार है। उस बारे में बात करने के लिए हमने उससे थाना बुलाया। तब तक अनुराग ने पुणे में मेरे लिए टैक्सी ड्राइवर के जॉब का इंतजाम करके रखा था। तो मैं प्रियंका को उसी हालत में छोड़कर पुणे चला गया। वहां जाकर मैंने नागेश की गाड़ी बेच दी और नकली आधार कार्ड बनवाए। चार्जशीट बनाओ और वो अनुराग को ढूंढ के ले आओ। चलो। इतने गरीबों को लूटा, बैंक को बेवकूफ बनाया, करोड़ों रुपयों का गबन किया, अंत में क्या मिला? पैसा जरूरी है, लेकिन अनैतिक रूप से कमाया हुआ पैसा क्या वाकई आपके काम आ सकता है? सर जैसे आपने बताया था, मैंने प्रियंका के होम टाउन का एड्रेस निकाल के उसकी माँ को पानीपत में खबर पहुंचा दी है और उनको यह भी बताया है कि उनकी बेटी कॉल सेंटर में जॉब करती थी। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें